हेलो स्टूडेंट्स, प्रशस्त एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस में आज एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम यूपीपीसीएस मेन सीरीज को दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं, रिज्यूम कर रहे हैं। यूपीपीसीएस मेन सीरीज के शुरुआती 9 लेक्चर्स हमारे यूट्यूब चैनल पर पड़े हुए हैं, आप उन्हें जाके देख सकते हैं। और आप उनको देखें, इससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब भी आप कोई भी हमारा टॉपिक देख रहे हैं या कोई भी लेक्चर सीरीज का कोई भी हमारा यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं, तो आप पेन और पेपर लेके बैठें, उससे रिलेटेड प्रश्न की आप प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़े, तभी वो टॉपिक पढ़ाना हमारा साकार होगा। और हमने कुछ इस तरह से डिजाइन किया है पूरा कोर्स कि आपको एक बार में पढ़ के चीजें याद रहें। तो याद तभी रहेंगी जब आप उनको पढ़ेंगे और दोबारा उन पर आंसर राइटिंग करेंगे। तो बेहतर है कि हमारे वीडियो के साथ साथ आप आंसर राइटिंग की भी प्रैक्टिस करते चले। और आज से हम इस चीज को स्टार्ट भी करेंगे। हर वीडियो के अंत में आपको एक क्वेश्चन देंगे और उस क्वेश्चन से जुड़ा हुआ जो उत्तर है, आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पर उसका उत्तर फॉरवर्ड करिए। हम उस पर जरूरी कमेंट्स देंगे और जरूरी करेक्शंस करेंगे और आपकी आंसर राइटिंग और बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो लेक्चर है, आज का हमारा लेक्चर जुड़ा हुआ है उत्तर प्रदेश की शिल्प कला से। और आपको बोर्ड पे ये अजीब सी पिक्चर दिख रही होगी कि सर ये शिल्प कला पढ़ाते पढ़ाते WWE के फाइटर्स में कहां चले गए, वो भी ये मार्क और ब्लफ, ये क्या लिखा हुआ है। तो ये कुछ नहीं है दोस्त, ये सिर्फ एक ट्रिक है। आपको इस ट्रिक के माध्यम से मैं इस चीज की गारंटी देता हूं कि आपको उत्तर प्रदेश के शिल्प कला से जुड़ा कोई भी कंटेंट दोबारा पढ़ने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आइए चलते हैं उत्तर प्रदेश की शिल्प कला पर। इस ट्रिक को अप्लाई करने से पहले हम उत्तर प्रदेश की शिल्प कला के बारे में थोड़ा विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। अमूमन ऐसे प्रश्नों में आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? आपकी स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि अगर आपको उत्तर प्रदेश की शिल्प कला से रिलेटेड या ऐसा कोई भी टॉपिक पूछ रहा है जिसमें आप एक ही आंसर में अतीत, वर्तमान और भविष्य को समाहित कर सकते हैं, तो आपकी आंसर राइटिंग, आपका आंसर जो है वो बहुत खूबसूरत होगा और आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इस चीज को याद रखिए। यही ट्रिक हमने यहां पर भी अप्लाई करना है। उत्तर प्रदेश की शिल्प कला को आपको शुरू करना है प्राचीन काल से। तो थोड़ा सा उसी वे में हम पढ़ते हुए चलते हैं। तो उत्तर प्रदेश की शिल्प कला, प्राचीन काल से ही उत्तर प्रदेश शिल्प कला के मामले में बड़ा समृद्ध रहा है। ठीक है, बड़ा विविधतापूर्ण शिल्प उत्तर प्रदेश का रहा है प्राचीन काल से ही। मौर्य काल में हम आ जाएंगे तो मौर्य काल में शिल्पियों और शिल्पकारों का मौर्यकालीन समाज में एक बड़ा महत्वपूर्ण स्थान हुआ करता था। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था में, मौर्यकालीन समाज में। गुप्त काल में तो शिल्पकारों और शिल्पों का इतना महत्वपूर्ण स्थान हो गया कि इन्होंने अपने संगठन बनाने शुरू कर दिए। अपने हितों के लिए श्रेणी और निगम जैसे संगठन शिल्पकारों ने और शिल्पियों ने बनाने शुरू कर दिए थे गुप्त काल में। तो इस तरह से हम प्राचीन काल से स्टार्ट करेंगे, मौर्य, गुप्त होते हुए फिर हम दिखाएंगे कि वर्तमान काल में भारत के हस्तशिल्प निर्यात में सिर्फ उत्तर प्रदेश से 44% का योगदान है। अब इस चीज से आप अंदाजा लगाइए कि उत्तर प्रदेश के लिए शिल्प, हस्तशिल्प या हैंडीक्राफ्ट कितना महत्व का विषय है। और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसलिए और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि पूरे देश के हस्तशिल्प निर्यात में, एक्सपोर्ट में उत्तर प्रदेश की 44% कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो इस तरह से हमने प्रश्न के दो भाग शुरुआती, एक तो परिचय और उसका अर्थव्यवस्था में योगदान। तीसरे पॉइंट पे हम इस पूरे शिल्प कला के विभिन्न केंद्रों और विभिन्न शिल्पों के बारे में पढ़ेंगे। उनमें क्या क्या चीजें हैं? कढ़ाई शिल्प हो गया, धातु शिल्प हो गया, मीनाकारी हो गई, पत्थर शिल्प हो गया, और इस तरह के तमाम शिल्प हम देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला कि जैसे मैंने बताया था, प्राचीन काल के बारे में सबसे पहले स्टार्ट करना है आपको। उत्तर प्रदेश की शिल्प कला की प्राचीनता को बताना है, इसकी विविधता को बताना है। उसके बाद आप आएंगे मौर्य काल में। मौर्य काल में शिल्प और शिल्पकारों को विशेष स्थान प्राप्त था। गुप्त शासन में शिल्पकारों ने संगठित होकर श्रेणी और निगम जैसी संस्थाएं बनाई थी। यह आपको ब्रीफ इंट्रो देना है। उसके बाद बता देना है कि उत्तर प्रदेश की, देश के संपूर्ण हस्तशिल्प निर्यात में अकेले उत्तर प्रदेश की योगदान, अकेले उत्तर प्रदेश की कंट्रीब्यूशन कितनी है? 44%। इस तरह से उत्तर प्रदेश के लिए हस्तशिल्प का ये टॉपिक यूपी मेंस के एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आते हैं कौन कौन से शिल्प हैं। तो कौन कौन से शिल्पों के मामले में सबसे पहले हम देखते हैं कढ़ाई शिल्प।
तो कढ़ाई शिल्प में 3 तरह के कढ़ाई शिल्प आपको याद रखने हैं। कौन कौन सा? इसके लिए एक छोटा सा कोड याद रखिएगा आप, BZC। कौन सा कोड? BZC। बी से हो गया बनारसी जरी वस्त्र, बनारसी जरी शिल्प, जेड से हो गया जरदोजी, और सी से हो गया चिकनकारी। ठीक है, अब बनारसी जरी कहां से होगा? ऑब्वियस सी बात है, वाराणसी से होगा। जरदोजी जो है वो आगरा का बड़ा फेमस है, और चिकनकारी जो आपका लखनऊ का है, वो एक शिल्प है जो बहुत फेमस है। आपने अक्सर अपने घरों में चिकन के कुर्ते देखे होंगे। चिकन के कुर्ते में क्या होता है? मोस्टली सफेद या मुस्लिन के कपड़े पर, सूती वस्त्र पर सफेद धागे से कढ़ाई की जाती है, तो वो हो गया चिकनकारी। देखिए, सूती और मुस्लिन कपड़े पर सफेद धागे से कढ़ाई की जाती है, ये हो गई चिकनकारी। उसके बाद बनारसी जरी वस्त्र क्या है? ये उभरी हुई कलाकृतियों द्वारा अत्यंत खूबसूरती से सजाए गए वस्त्र होते हैं। कौन से? बनारसी जरी वस्त्र। इसके बाद जरदोजी में क्या होता है? जरदोजी में सोने और चांदी के धागों से कपड़ों पर कढ़ाई की जाती है, तो ये हो गया जरदोजी। जर यानी सोना और दोजी यानी क्राफ्ट, तो उससे आपको याद रहेगा जरदोजी में क्या है? सोने और चांदी के धागों से कढ़ाई की जाती है। तो इस तरह से हमने कढ़ाई शिल्प देख लिया। अगले उस पे आते हैं हम लोग धातु शिल्प में। धातु शिल्प में हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि भैया मुरादाबाद जो है वो पीतल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। तो धातु शिल्प में हमारा जो सबसे पहला शहर आएगा वो है मुरादाबाद। उसके बाद धातु शिल्प में वाराणसी का भी स्थान है। मुरादाबाद जहां एक और पीतल के काम के लिए प्रसिद्ध है, तो वहीं बनारस जो है वो धातु के उभारदार काम के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको धातु शिल्प में मुरादाबाद और बनारस को याद रखना है। अगर आप सिर्फ मुरादाबाद भी लिख देते हैं तो भी बहुत है, क्योंकि हम जितने शिल्प यहां पर बताएंगे उसका 70% भी अगर आपने एग्जाम में लिख के आ गए तो ये मान के चलिए कि आपको जो है अबव एवरेज मार्क्स मिलने वाले हैं। अबव एवरेज क्या, अगर आपने 1-2 चीजें और ऐड कर दी तो आप टॉपर्स की श्रेणी में आएंगे। अब आते हैं उत्तर प्रदेश में कालीन उद्योग। हमने कढ़ाई शिल्प की, धातु शिल्प की, अगला उद्योग है कालीन उद्योग या कालीन शिल्प। कालीन के लिए क्या प्रसिद्ध है भैया? मिर्जापुर वेब सीरीज आपको याद होगी, उसका जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो कौन है? कालीन भैया है। तो कालीन से आपको याद आएगा मिर्जापुर, और दूसरा भदोही या संत रविदास नगर। ठीक है, और खासकर भदोही का जो खमरिया इलाका है वो हाथ से बने हुए गांठ युक्त कालीन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के कालीन जो है हाथ की गांठ से बनाए जाते हैं, और ये विश्व प्रसिद्ध हैं। ये कालीन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी ख्याति अर्जित कर चुके हैं। उसके बाद हम आते हैं किस पे? पत्थर शिल्प पे। तो पत्थर शिल्प में क्या है? पत्थर शिल्प में आपको याद रखना है सिर्फ एक जगह, वो है महोबा। बुंदेलखंड का ये जिला है महोबा। आपको पत्थर शिल्प याद रखना है, महोबा। और महोबा में गौरा पत्थर शिल्प बड़ा लोकप्रिय है। गौरा पत्थर शिल्प जो है वो अंतरराष्ट्रीय ख्याति भी अर्जित कर चुका है। और ये गौरा एक विशेष प्रकार का पत्थर होता है जिसे तराश कर या कभी कभी इसका पाउडर बनाकर भी अलग अलग कलाकृतियां, अलग अलग स्टैच्यूज या सजावटी सामान बनाए जाते हैं। तो आपका महोबा का पत्थर पर शिल्प आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अगर आप लिख सकते हैं, अगर आप याद रख सकते हैं, तो वृंदावन का नाम जरूर लें। वृंदावन संगमरमर और सेलखड़ी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, संगमरमर और सेलखड़ी के लिए वृंदावन प्रसिद्ध है, और महोबा गौर पत्थर शिल्प के लिए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा पत्थर शिल्प हो गया, उसके बाद है कुम्हार शिल्प। तो कुम्हार शिल्प के लिए आपको याद रखना है खुर्जा। खुर्जा कहां पे है? बुलंदशहर में। तो आपको कुम्हार शिल्प के लिए याद रखना है बुलंदशहर का खुर्जा, मिर्जापुर का चुनार और रामपुर। ये तीनों क्षेत्र आपको कुम्हार शिल्प के लिए याद रखने हैं। कुम्हार शिल्प के लिए तीनों क्षेत्र जो है वो बड़े पॉपुलर हैं। और इसके अलावा खुर्जा कुम्हार शिल्प की तो अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी अच्छी खासी मांग है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग चमड़े के काम के लिए। चमड़े के काम के लिए हमको आपको बचपन से ये चीज रटाई जाती है। आप अपने प्रदेश के बारे में तो हम चीजें जानते ही हैं। तो चमड़े के काम के लिए कौन सा प्रसिद्ध है जिला? हमारा कानपुर, और दूसरा आगरा। तो इस तरह से हम चमड़े के काम के लिए कानपुर और आगरा को याद रखेंगे। टेराकोटा के काम के लिए जो पकी हुई मिट्टी की मूर्तियां हैं, जो कलाकृतियां हैं, उसके लिए आपका गोरखपुर बहुत फेमस है। अगर आप इसको नहीं भी याद रख सकते हैं तो कोई बात नहीं, 1-2 चीजें छूट जाए तो चलेगा, क्योंकि ये जो चीजें हम इसके लिए आपको एक मैं कोड बताऊंगा जिससे आपको ये सारी चीजें याद हो जाएंगी। अब आते हैं हम फर्रुखाबाद पे।
अगला क्या है, हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग। हमने चमड़े का काम शिल्प देख लिया, अब आते हैं हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग पे। हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए आपका फर्रुखाबाद फेमस है, ठीक है। लखनऊ और बनारस फेमस है अपनी मीनाकारी के लिए। तो हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए आपको याद रखना है फर्रुखाबाद, और लखनऊ और बनारस को आप मीनाकारी के काम के लिए लिखेंगे। तो मीनाकारी का काम जो है ये बनारस के इसको जीआई टैग भी मिल चुका है मीनाकारी। इसमें क्या होता है, इसमें मेटल की सतह पर खनिज पदार्थों से बनाए हुए रंगों का लेपन किया जाता है और बड़ी खूबसूरत कलाकृतियां होती हैं इससे। चाहे वो बनारस की मीनाकारी हो, चाहे वो लखनऊ की मीनाकारी हो, इन दोनों के माध्यम से, इन दोनों के जरिए आभूषणों को बनाया जाता है, या छोटे छोटे सजावटी जो मिनिएचर स्टैच्यूज आती हैं वो बनाई जाती हैं, और ये बहुत फेमस है, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, बनारस का और लखनऊ का मीनाकारी, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आप आते हैं काष्ठ शिल्प पर, यानी लकड़ी से बने हुए साजो सामान के लिए। इसके लिए फेमस है हमारा सहारनपुर। तो आपको याद रखना है कि लकड़ी से बने सामानों के लिए क्या फेमस है, काष्ठ शिल्प के लिए हमारा सहारनपुर, ठीक है। इसके अलावा हम आते हैं मैनपुरी। मैनपुरी किस लिए फेमस है, तारकशी के लिए, ठीक है। इस पे तारों के माध्यम से कलाकृतियां बनाई जाती हैं, उनको सजाया जाता है। तो मैनपुरी अपनी तारकशी के लिए प्रसिद्ध है। बनारस लकड़ी के खिलौनों के लिए प्रसिद्ध है, आपको मोस्टली याद ही रहता होगा, अगर नहीं भी याद है तो इसको आप छोड़ सकते हैं, कोई बात नहीं। अब आते हैं हम कांच की चूड़ियों पर। कांच की चूड़ियों के लिए हमारा प्रसिद्ध है फिरोजाबाद, ठीक है। और फिर आते हैं कांच की चूड़ियों के बाद हम प्राकृतिक इत्र के लिए। इत्र के लिए हमारा उत्तर प्रदेश का सबसे फेमस जिला है वो है कन्नौज। तो कन्नौज जो है आपका इत्र के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। और ये क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि आज भी यहां पर जलीय आसवन जैसी प्राचीन विधि से ही इत्र बनाया जाता है, ठीक है। तो आप इत्र के लिखेंगे कन्नौज, यहां जलीय आसवन से आज भी इत्र बनाया जाता है। फिरोजाबाद आपका कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, मैनपुरी तारकशी के लिए, सहारनपुर काष्ठ शिल्प हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए आपका फर्रुखाबाद, और मीनाकारी के लिए लखनऊ और बनारस। ऊपर चमड़े के काम के लिए आगरा और कानपुर, और कुम्हार शिल्प के लिए खुर्जा, बुलंदशहर का, चुनार मिर्जापुर का और रामपुर, ये तीनों प्रसिद्ध है कुम्हार शिल्प के लिए। अब आते हैं लास्ट में हड्डियों की नक्काशी के लिए। आप हड्डियों से बने हुए बहुत सारी कलाकृतियां आप देखेंगे, उनका अधिकतर का निर्माण कहां होता है, लखनऊ और बाराबंकी। तो लखनऊ और बाराबंकी के कारीगर इस चीज में महारत हासिल रखते हैं कि वो हड्डियों से बड़ी सुंदर सुंदर कलाकृतियां बनाते हैं, आभूषण भी बनाते हैं और सजावटी सामान भी बनाते हैं। तो इस तरह से आपका ये उत्तर प्रदेश का शिल्प यहां पर खत्म हो जाता है। अब अगर उत्तर में आप एक नई चीज और ऐड कर देते हैं, एक निरंतरता उसकी दिखा देते हैं कि आगे की राह क्या है उत्तर प्रदेश के शिल्पकारों, और शिल्प का आगे भविष्य कैसा है, तो उसके लिए आप उत्तर प्रदेश में 2018 में शुरू की गई वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो योजना थी, उसके बारे में आप कंक्लूजन के तौर पर लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये पूरा कंटेंट जो है वो कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं कि इसको याद कैसे रखना है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको शिल्प कैसे याद रखना है। शिल्प याद करने के लिए एक फोटो, ये जो लड़की है जिसकी शक्ल थोड़ी सी मीना कुमारी की तरह है, मैंने इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाने की कोशिश की है कि एक लड़की है, उसके आसपास बैकग्राउंड में बहुत सारी चीजें हैं। अगर आपको ये पिक्चर भी याद रहती है, आप थोड़ा गौर से इस पिक्चर को देखें, अगर आपको ये पिक्चर याद हो जाती है तो आपको सारे शिल्प याद हो जाएंगे कि लिखने कौन कौन से हमें एग्जाम में। भैया बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, खाली आपको इसको देखना है थोड़ी देर के लिए और आपके दिमाग में याद करने की कोशिश करनी है आंख बंद करके कि मैंने तस्वीर में क्या क्या देखा था, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं लड़की जो है, इसकी शक्ल मीना कुमारी की तरह मैंने हालांकि रीफेस करने की कोशिश की है, लेकिन वो पूरी तरह से बन नहीं पाई है। बस आप इतना याद रखिए कि एक लड़की है जिसका नाम है मीना, ठीक है। मीना ने अपने लेफ्ट हैंड में क्या पकड़ा हुआ है, एक धातु का पैन या कढ़ाई। तो इससे क्या याद आएगा, धातु शिल्प, ठीक है। आपको धातु शिल्प की याद आएगी। आपको कौन कौन सा शिल्प लिखना है, मैंने सिर्फ उसके कन्वीनियंस के लिए ये पिक्चर क्रिएट की है। तो लड़की के बाएं हाथ में धातु का कढ़ाई है, उससे आपको धातु शिल्प याद आएगा। दाहिने हाथ में देखिए एक चमड़े का पर्स है, तो इससे आपको याद आएगा चमड़े का काम। और आपको याद आ जाएगा चमड़े का काम कहां कहां होता है, कानपुर और आगरा में, ठीक है। धातु शिल्प से आपको याद आएगा कि मुरादाबाद का नाम लेना था और वाराणसी का नाम लेना था।
हड्डियों की नक्काशी। अब देखिए दीवार में क्या है, दो हड्डियों जैसी कुछ चीज जो है वो फिक्स की गई है, इससे आपको याद आएगा हड्डियों की नक्काशी। और हड्डियों की नक्काशी में कौन कौन सी जगह थी, लखनऊ और बाराबंकी। अब हम उसके लिए भी एक कोड बता देंगे जिसमें आपको शिल्प से याद आएगा कि कौन कौन से जिले से जुड़े हुए हैं, वो आगे बताएंगे आपको। तो अब क्या क्या है, देखिए इसने जो कपड़े पहने हुए हैं उसमें बहुत सारी कढ़ाई है, बहुत सारी एम्ब्रॉयडरी है, इससे आपको क्या याद आएगा, कढ़ाई शिल्प। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसने हाथ में क्या पहना हुआ है, लाल रंग की कांच की चूड़ियां। ठीक है, तो कांच की चूड़ियों से आपको क्या याद आएगा, फिरोजाबाद। अब आते हैं कुम्हार शिल्प। अब यहां पर देखिए बहुत सारी पॉटरीज रखी हुई हैं, बर्तन जो है मिट्टी के बने हुए रखे हुए हैं, इससे आपको कुम्हार याद आएगा, और उससे याद आएगा आपको कुम्हार शिल्प के उत्तर में कुम्हार शिल्प के बारे में भी लिखना है। और ये लड़की खड़ी किस पे है, तो कालीन पर। तो कालीन से आपको क्या याद आएगा, कालीन उद्योग, और कालीन उद्योग में आपको बताइए कौन से जिलों का नाम लेना है। अब आते हैं इधर, देखते हैं पत्थर भी है इसी फोटो में। पत्थर क्या है, पत्थर शिल्प की याद दिलाएगा, महोबा, जैसा कि हमने आपको अभी बताया था। उसके बाद यहां पर आपकी कॉपर की वायर की एक बंडल है, तो इससे आपको याद आएगा तारकशी। तारकशी भी हमने आपको भी बताया था कुछ देर पहले। हम उसके लिए आपको कोशिश करेंगे कि एक ट्रिक भी बता दे जिससे आपको चीजें याद रहें कि कौन सा शिल्प कौन से जिले से है। इसके बाद आता है इत्र। ये देखिए दीवार में इत्र है, ये पूरा इत्र आपको दिख रहा है दीवार में फिक्स है, तो इत्र से आपको याद आएगा कौन सा जिला, कन्नौज। अब क्या बचा, काष्ठ शिल्प। देखिए दीवार में वॉल हैंगिंग के तौर पर लकड़ी की कोई कलाकृति है, और इससे आपको याद आएगा काष्ठ शिल्प। और फिर ये बचा हैंड ब्लॉक, यानी हाथ के पंजे का जो छाप है, निशान है, वो आपको दीवार में, हड्डियों के अलावा दीवार में आपको हाथ के पंजे का निशान है, तो इससे आपको क्या याद आएगा, हैंड ब्लॉक। तो ये सारी चीजें अगर आपने याद कर ली या आपने पिक्चर आपको याद है, तो आप पूरी की पूरी उत्तर प्रदेश की शिल्प कलाओं के बारे में लिख पाएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं अगले उसमें, ये सारा दिखाया हुआ कि कौन सी जगह से कौन सा है। अगर आपने शिल्प कलाओं का 80% भी लिख लिया मान लीजिए, और उसके बाद अगर आपने गलती से ये उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा मैप ड्रॉ करके और एरो के निशान से आपने दिखा दिया कहां से कौन सा शिल्प प्रचलित है, तो एग्जामिनर भैया आपके घर आ जाएगा, कहेगा इतना सुंदर आंसर तुम लिख रहे हो, तुम्हारे चरण कहां है प्रभु। तो ये आपको, अगर आपको आंसर बहुत बेहतर बनाना है तो आपको उत्तर प्रदेश के मैप की भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो कोशिश करिए कि आप छोटा मोटा मैप ड्रॉ कर पाएं और चीजों को मैप के माध्यम से दिखा पाएं। एक कंप्लीट आंसर के लिए अगर आपको टॉप करना है, अगर आपको एसडीएम रैंक लेनी है, आपको इंटरव्यू में जाना है और बहुत अच्छे मार्क्स गेन करने हैं, तो आपको मैप पर भी अपनी प्रैक्टिस बेहतर करनी होगी। आप फटाफट मैप ड्रॉ करें या एक छोटा सा माइंड मैप, इस तरह की चीजें आपको आंसर में डालनी जरूरी हो जाती है। ठीक है, अच्छा अब ये मार्क वर्सेस ब्लफ। अब इस सीक्रेट कोड का रहस्य मैं आपको बताऊं, उसका क्या है। मार्क वर्सेस ब्लफ यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कुल 11 लेटर्स हैं, और इन 11 लेटर्स में छुपे हुए हैं सारे जिलों के नाम। ठीक है, हमने आपको शिल्पों के बारे में कैसे याद कराया, उस पिक्चर को दिखाया जिसमें वो मीना नाम की लड़की के हाथ में पर्स और कढ़ाई, वो सारी चीजें थी। और आपको जिलों का नाम कैसे याद होगा, आपको सिर्फ 11 लेटर्स याद रखने हैं। तो मैंने उसको एक लॉजिकल सीक्वेंस में रख के 2 वर्ड्स बना दिए, 3 वर्ड्स, मार्क वर्सेस ब्लफ, आपको याद रखना है। आइए इसको हम डिकोड करते हैं। मार्क वर्सेस ब्लफ में एम से हो जाएंगे 4 जिले आपके, कौन कौन सा, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मैनपुरी और महोबा। इनसे आपको 4 जिले याद आएंगे एम लेटर से। ए से आपका हो गया आगरा, आर से हो गया आपका रामपुर, के से हो गया कानपुर और कन्नौज, वी से हो गया आपका वाराणसी, और एस से हो गया सहारनपुर। ठीक है, तो मार्क वर्सेस हो गया आपका। अब बचा ब्लफ। ब्लफ में बी से क्या हो गया, बुलंदशहर। बुलंदशहर हमने क्या पढ़ा था, खुर्जा। खुर्जा कहां है, बुलंदशहर में है। और ये हो गया बाराबंकी। बाराबंकी हमने कहां पढ़ा था, हड्डियों की नक्काशी में। एल से हो गया लखनऊ। लखनऊ में बहुत सारे शिल्प हैं, जैसे वाराणसी में बहुत सारे शिल्प हैं, तो लखनऊ को आप कई शिल्पों में लिख सकते हैं। एफ से हो गया फर्रुखाबाद, और एफ दोबारा जो एफ आया सेकंड एफ, उससे हो गया फिरोजाबाद। तो इस तरह से आपको मार्क वर्सेस ब्लफ का जो सीक्रेट फॉर्मूला है उसकी स्टोरी समझ में आ गई।
अब मुझे नहीं लगता है कि आपको ये प्लेसेस और उन प्लेसेस से, उन जगहों से जुड़े हुए कोई भी शिल्प आपको मिस करेगा। आप जैसे एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है 125 वर्ड का या 200 वर्ड का, आप उसे लिखने की स्थिति में होंगे। चलिए आगे थोड़ा सा एक बार हम देख लेते हैं कि कैसे, अगर ये मान लीजिए ये प्रश्न आपके सामने आता है, उत्तर प्रदेश की विविध शिल्प कलाओं पर प्रकाश डालिए। 200 वर्ड में आप कोशिश करिए कि इस वीडियो के खत्म होने के बाद आप, मैंने जो जो पिक्चर्स बताई हैं, जो जो फॉर्मूला बताया है, उसके आधार पर 2 मिनट सोचिए और एक 200 वर्ड का आंसर आप हमें लिखकर और हमारे टेलीग्राम चैनल पर उसको भेजिए, ताकि हम चेक कर सके कहां पर उसमें प्रॉब्लम है। और हर रोज मैं आपको इसी तरह से ट्यूटोरियल के साथ में ही एक छोटा सा प्रश्न दूंगा, आपको वीडियो पॉज करके उसे लिखना है, जो जो मैंने ट्रिक बताई उसको याद करते हुए, और साथ में ही आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते चलना है, तभी बेड़ा पार होना है भैया। ठीक है, तो आगे चलते हैं, एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें हम कैसे याद करेंगे। अगर बेसिकली अगर आपकी उत्तर प्रदेश को लेके नॉलेज या उनके जिलों और उनके उत्पादों, शिल्पों को लेके नॉलेज थोड़ी सी कम है, आप कोशिश करिए उसको बढ़ाएं। लेकिन अगर इन यानी उनको याद करें, निमोनिक्स को याद करेंगे, तो आपके लिए हमने कुछ ऐसे ऐसे वर्ड्स बनाए जिसके शब्द, जिसके अक्षरों से आपको याद आ जाएगा कि कौन से जिले से कौन सा शिल्प जुड़ा हुआ है। तो कढ़ाई में हमने क्या पढ़ा था? आगरा, वाराणसी और लखनऊ। वहां हमने क्या पढ़ा था? BZC यानी बनारसी जरी, जरदोजी और चिकनकारी। और यहां क्या है? अलाव, यानी कढ़ाई के लिए आपके पास अलाव का एक शब्द है, इससे आपको याद आ जाएगा अ से आगरा, ल से लखनऊ और व से वाराणसी। धातु शिल्प के लिए मुरादाबाद है, यहां पर क्या है? धातु का धा और मुरादाबाद का म, धाम। इसको याद रखेंगे, आपको याद रहेगा कि धातु शिल्प में किसका नाम लिखना है। कुम्हार शिल्प में किसका नाम लिखना है? बुलंदशहर, मिर्जा और मिर्जापुर और रामपुर। तो बुलंदशहर का ब ले लिया, मिर्जापुर का म, रामपुर का राम हो गया। तो इस तरह से हो गया बुलंदशहर, मिर्जापुर और रामपुर के लिए बलराम। और कुम्हार शिल्प से आपको याद रहेगा, बलराम शब्द से आप याद कर सकते हैं कि इसमें कौन कौन से शहरों का आपको नाम लिखना है। हैंड ब्लॉक से फर्रुखाबाद, हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग कहां की प्रसिद्ध है? फर्रुखाबाद की। तो इसे आप एक वर्ड याद रखें, फरलॉक। फरलॉक जैसे शेरलॉक हो गया होम्स, वैसे फरलॉक होम्स रख लीजिए, उसका देसी संस्करण। ठीक है। काष्ठ शिल्प हो गया सहारनपुर। तो काष्ठ का का और सहारन का स, कास या काश, कुछ भी कह लें, देसी भाषा में आप कह सकते हैं काश को कास, है ना। तो कास से आपको याद आ जाएगा काष्ठ शिल्प और सहारनपुर। हड्डियों की नक्काशी लखनऊ और बाराबंकी। इसको हम कैसे याद करेंगे? हड्डियों का हमने ह ले लिया, लखनऊ का हमने ले लिया ल और बा का वा, तो क्या हो गया? हलवा। हलवा से आपको याद आएगा हड्डियों की नक्काशी लखनऊ और बाराबंकी। इसी तरह से अगला क्या हुआ? तारकशी मैनपुरी। तारकशी कहां का है शिल्प? मैनपुरी का है। तो इसका ता ले लिया और इसका ले लिया एम, तो इस तरह हो गया ताम झाम। ताम से आपको याद आएगा तारकशी मैनपुरी। चमड़े का हमने ले लिया च, क और रा। ठीक है, चमड़े से च से आपको याद आएगा चमड़ा, क से आपको याद आएगा कानपुर। हालांकि इसको याद इस तरह से ट्रिक से याद करने की जरूरत नहीं है, मोस्टली चीजें आपको याद ही होंगी। और आगरा के रा से आपका हो जाएगा रा, यानी चक्रा। मीनाकारी, मीनाकारी का म हमने ले लिया तो हो गया मलबा का म, ल और ब, यानी मीनाकारी लखनऊ और बनारस। तो म ल ब, मलबा। मलबा से आपको याद रहेगा मीनाकारी के लिए कौन कौन से जिले प्रसिद्ध हैं। कांच की चूड़ियां फिरोजाबाद। फिरोजी चूड़ियां, आप फिरोजी रंग की चूड़ियां आप अपने जहन में बैठा लें कि चूड़ियां हैं फिरोजी कलर की हैं, इससे आपको कांच की चूड़ियां याद आएगा, फिरोजाबाद से रिलेटेड है। तो इस तरह से हमारा उत्तर प्रदेश की शिल्प कला का ये टॉपिक खत्म होता है। और इससे जुड़ा जो प्रश्न हमने आपको दिया था, आप कोशिश करें कि उसको लिख के 200 वर्ड्स में हमारे टेलीग्राम पर, चैनल पर डालें, ताकि हम उसे चेक कर सकें और बता सकें कि उसमें और क्या क्या सुधार किया जा सकता है। तो पूरी मस्ती के साथ मजे लेते हुए पढ़ाई करिए बिना किसी टेंशन के, और हम हैं आपके साथ मेंस के इस पूरे सिलेबस को डिकोड करने के लिए, उसे और ज्यादा सिंप्लीफाई करने के लिए। तो मिलते हैं किसी और टॉपिक में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।